हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स शंखनाद का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। अचानक से नहीं, तुम्हें ज्ञात नहीं, पर हम इन दैत्यों से लड़ते लड़ते भूमिगत रूप से हिमालय क्षेत्र के नीचे आ गए हैं। इन प्रदूषण नियंत्रण निर्यात दैत्यों को नष्ट करना असंभव है। एक मारो तो 10 पैदा होंगे, पर ऊपर से यह फैला विकिरण इनको और शक्तिशाली बना रहा है। अगर इन दैत्यों की शक्ति प्रदूषण और विकिरण है तो मेरा योगी रूप इनको अवशोषित कर नष्ट कर देगा। बस मेरी ज्वाला तो भस्म होने के बाद यह दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। मेरी ज्वाला से यह भस्म होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। कुछ ही देर में। अरे वाह, सारे दैत्य प्राणी नष्ट हो गए। आपकी योगी ऊर्जा ने तो कमाल कर दिया देव। हमें जल्द से जल्द दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। पता नहीं वहां बाकी हीरोज का क्या हाल होगा। यह काम मेरा अग्निद्वार पल भर में कर देगा। हे दनुमाता, भेड़िया की यह दशा किसने की और बाकी हीरोज कहाँ गए? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। यह किसी तरह का तिलिस्मी वार लगता है। इसे वेदाचार्य ही ठीक कर सकते हैं। मैं अभी उनसे मानसिक संपर्क स्थापित करता हूँ। किर्गी ने वेदाचार्य से मानसिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसका नतीजा थोड़ी देर बाद भेड़िया के चैतन्य होने के रूप में सामने आया। संभल कर भेड़िया, तुम तिलिस्मी कैद से मुक्त हो गए हो, पर शारीरिक दुर्बलता अभी बाकी है। कोई भी शारीरिक दुर्बलता भेड़िया को उन दुष्टों को दंड देने से नहीं रोक सकती थी। कहाँ है वे दुष्ट ब्रह्मगण? मेरी भुजाएं उनके टुकड़े करने को मचल रही है। शांत हो जाओ भेड़िया। हम सब भी यहाँ उसी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, परंतु जल्दबाजी में बिना शत्रु की शक्ति को आके उसे भिड़ना बेवकूफ़ी होगी। उनकी शक्तियाँ मानवीय विज्ञान से परे हैं। यह हम पिछली लड़ाई में देख चुके हैं। प्रागरही विज्ञान, तंत्र मंत्र और पारलौकिक शक्तियाँ भी उन पर बेअसर है। यानी हमारे पास उनसे निपटने का कोई रास्ता तक नहीं है। हमारे पास समय कितना है दादा वेदाचार्य? उतना ही जितना ब्रह्मगण को मेरे तिलिस्म को तोड़कर बाहर आने में लगेगा। वेदाचार्य की चिंता बेबुनियाद नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मगण तिलिस्म से बाहर आने की कोशिश शुरू कर चुके थे। यह किस स्थान पर भेज दिया उस दुष्ट ने हमें? ना मेरे प्रचंड प्रहारों का इस पर कोई असर हो रहा है और ना ही बाहर जाने का कोई मार्ग दिख रहा है। यह भवन तिलिस्मी है, वेदाचार्य द्वारा निर्मित एक अत्यंत उच्च कोटि का तिलिस्म। इस पर हमारी कोई भी शक्ति निरर्थक साबित होगी। हम इस विशाल भवन में घूम तो चाहे जितना सकते हैं, परंतु निकल नहीं सकते। सचमुच मेरी शक्ति इस पर काम नहीं कर रही है। कुछ करो देवायुक्त, अन्यथा अनंत काल के लिए हम ठीक वैसे ही असहाय हो जाएंगे जैसे युगों पूर्व त्रिदेव की कैद में हो गए थे। ऐसा नहीं होगा। दोबारा से कैद होने के लिए हमने आज़ादी हासिल नहीं की है। पृथ्वी पर विजय पाने के लिए मेरे तर्कस में एक नहीं अनेक ब्रह्मास्त्र हैं, और यह ब्रह्मास्त्र जल्दी ही हमारी आज़ादी का मार्ग खोलेंगे। स्वर्ण नगरी नियंत्रण कक्ष। धनंजय के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही थी। आश्चर्य, यह मानो तो बिना ठिठके स्वर्ण नगरी के सुरक्षा आवरण पर प्रहार कर रहे हैं। इनको अदृश्य स्वर्ण नगरी की स्थिति का पता कैसे चल रहा है? मेरे यंत्र बता रहे हैं कि यह है तो साधारण मानव, परंतु किसी तामसी शक्ति के नियंत्रण में है, जो इनको अद्भुत शक्ति भी प्रदान कर रही है। इसी कारण यह न सिर्फ अदृश्य स्वर्ण नगरी को देख पा रहे हैं, बल्कि उसे क्षति भी पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। अगर इन्हें तुरंत रोका ना गया तो यह शीघ्र ही स्वर्ण नगरी में दाखिल हो जाएंगे। फिर तो तुम इनको किसी भी कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि मैं ना तो स्वर्ण नगरी की क्षति पहुंचाने दे सकता हूं और ना ही इन मानवों की किसी तामसी शक्ति का गुलाम बनने। ओह, यह तो गरल क्षेत्र जहां ये यक्ष राक्षस गरलाकंठ अपनी अखंड साधना में लीन था। कौन है तू दुष्ट, जिसने गरलाकंठ का यज्ञ बाधित करने का दुस्साहस किया? मैं जानता हूँ गरलाकंठ, तू यह यज्ञ किस प्रयोजन से कर रहा है। अपने परम शत्रु काल अजय से ज्यादा शक्तिमान बनने के लिए। परंतु अफसोस, उससे तेरा प्रयोजन हल नहीं होने वाला, क्योंकि कालजयी के पास जो शक्ति है वो तेरे पास कभी नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जो गरलाकंठ के पास नहीं है? हाँ हाँ हाँ, यह भी मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तेरी ऐसी ही इच्छा है तो सुन, वह शक्ति है भक्ति। भक्ति की शक्ति, करोड़ों इच्छाधारी नागों की भक्ति की शक्ति, जिसके
लिए तू युगों से ललायित है। हाँ, सच सच है यह। मेरे इतने प्रयत्न के बाद भी मुझे मुट्ठी भर नागों की शक्ति मुट्ठी भर नागों की भक्ति भी हासिल नहीं, जबकि वह कालजयी सदियों से समस्त इच्छाधारी नागों का कुल देवता बना बैठा है। उसे हमेशा सम्मान मिलता है और मुझे सदैव तिरस्कार। पर यह सब तू मुझे क्यों बता रहा है? मेरे जख्मों को हरा क्यों कर रहा है तू? बता, वरना हा 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 हा। तुम में बस यही कमी है गरलाकंठ की तुम्हें ना धैर्य है और ना ही चतुराई। इसीलिए तू इतने प्रयत्न के बाद भी इच्छाधारियों का आराध्य नहीं बन सका। अगर तुम में यह गुण होते तो तू मुझे धमकी देने के बजाय मुझसे मेरे आने का कारण पूछता। इससे पहले कि मेरा क्रोध चरम पर पहुंचे, यह भी बता दो कि तेरे आने का कारण क्या है। मेरे आने का कारण है तुझे वह देना जिसके लिए तू युगों से तड़प रहा है। मैं तुझे तेरी उस नारकीय पीड़ा से छुटकारा दिलाने आया हूँ जो नागों की तरह तेरे अस्तित्व और आत्मसम्मान को डसती रहती है। मैं तुझे सम्मान के उस शिखर पर पहुंचाने आया हूँ जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की है। मैं तुझे करोड़ों इच्छाधारियों का भगवान बनाने आया हूँ गरलाकंठ। स्वर्ण नगरी का श्रेष्ठ योद्धा धनंजय सीमा क्षेत्र के अंदर हुए घुसपैठ को रोकने हेतु तत्पर था। चाहे जितना भी प्रयत्न कर लो, मेरे स्वर्ण पास की बंधन शक्ति ना तुम्हारी शक्तियों को स्वतंत्र करेगी और ना तुम्हारे शरीर को। अब सबसे पहले मैं तुम्हारे अंदर की तामसी शक्तियों को खींचकर निकालूंगा, फिर पूछूंगा कि तुम लोगों को यह शक्तियां दी किसने। इसका असर तुझे नहीं मिलेगा देव धनंजय, क्योंकि हमारी टुकड़ी को भेज टुकड़ी को भेजा ही तुम्हारे पास में फंसने के लिए गया है, ताकि हे देव, जब हमारी दूसरी टुकड़ी हमला करे तो टांग अड़ाने के लिए तू बीच में ना आए। मेरे रहते यह कदापि संभव नहीं होगा। धनंजय अकेला तुम सबको पराजित करने का सामर्थ्य रखता है और मुझे ऐसा करने से तुम्हारी कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हम नहीं रोक सकते तो क्या हुआ? तुम्हारा अपना पास तो तुम्हें रोक सकता है ना। यह क्या, मेरा पास तो काला हो रहा है और यह मुझे ही जकड़ रहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तेरा पास दूषित हो चुका है और अगर तूने जल्दी ही इसे ना रोका तो तेरा हृदय भी कालू कालूषित हो जाएगा। यह सच कह रहा है। पास को पूर्णतः कालूषित होने से पहले मुझे पास को छोड़ना पड़ेगा, परंतु पास की जकड़ से मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ और ना ही कालिमा को रोकने में सफल हो पा रहा हूँ, जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है। अब इस स्थिति से बचने का केवल एक ही मार्ग है, पास को नष्ट कर देना। परंतु इस विस्फोट के प्रभाव से मुझे मेरा कवच भी नहीं बचा पाएगा। यह वही स्थान है जहाँ चंडकाल और विभुत्सु को कैद किया गया है। हमारे बाकी साथियों ने स्वर्ण रक्षकों का ध्यान बटाया हुआ है। यही मौका है उनको आजाद करने का। स्वर्ण नगरी का कारागार, जिसे अब तक अभेद माना जाता था, उसकी सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी, जिसका नतीजा थोड़ी देर बाद चंडकाल और उसकी विभुत्सु की आजादी के रूप में सामने आया। कौन हो तुम लोग? दिखने में तो साधारण मानव जैसे ही हो, पर तुम्हारे अंदर मुझे भीषण तामसी ऊर्जा का आभास हो रहा है। जागो राक्षसों के आखिरी वंश, तुम्हारा अधूरा कर्तव्य तुमको पुकार रहा है। जागो। सही समझे चंडकाल, यह शरीर मानवीय है, पर इसमें शक्ति हमारी है, यानी कालिकों की, और जिसके अंदर भी हमारी शक्ति मौजूद होती है, वो मानसिक रूप से हमसे जुड़ जाता है। तुम मुझे छाया लिखा कह सकते हो, कालिक, इसके बारे में हमने अपने पूर्वजों से सुन रखा है। कालिक पाप के अवतार हैं, जिनको युगों पूर्व त्रिदेव ने एक आयाम कैद में डाल दिया था, पर उस कैद से निकलना तो नामुमकिन था। तुम्हारे पूर्वजों की जानकारी बिल्कुल सही थी, पर जैसा कि मैंने कहा कि जिसको भी हम प्रभावित करते हैं उसे मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं और हमारा मानस आजाद हो जाता है, यानी हम आजाद हो जाते हैं। पर यह सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? ताकि तुम यह जान सको कि तुम राक्षस जो कुछ भी हो हमारी बदौलत हो। अगर हमने युगों पूर्व तुम्हारी माता का गर्भ दूषित ना किया होता तो तुम और तुम्हारी जाति आज देवों के तलवे चाट रहे होते, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी वह तामसी प्रवृत्ति है जो तुम्हें किसी के आगे ना झुकने और महान बनने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या तुमने अपने एहसान याद
दिलाने के लिए हमें स्वतंत्र करवाया है? नहीं, तुम्हें वह अवसर देने के लिए स्वतंत्र करवाया है जिसके तुम अधिकारी हो। साफ साफ कहो जो कहना चाहते हो। हम तुम्हें देवों पर राज करने का एक मौका देना चाहते हैं। वो कैसे? स्वर्ण नगरी पर कब्जा करके। क्या? पाप अपनी चालें चलना शुरू कर चुका था, जिसका असर दूर तक पहुंच रहा था। सीक्रेट हाई हाई आउट मेडिकल सेशन। ओह नो, घोर अनर्थ। मुझे इस अनर्थ को रोकना होगा। क्या हुआ दादा वेदाचार्य? कालिक तिलिस्म से आजाद होने के लिए प्रचंड राक्षस शक्तियों से मदद ले रहा है और सत्य शक्ति के इन केंद्रों में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण यह संसार भीषण आसुरी शक्तियों से बचा हुआ है। यानी दुश्मन अपनी चाल चल चुका है और हम यहाँ बैठे भुट्टे भून रहे हैं, उनको भूनने के लिए निकल नहीं रहे हैं। शांत डोगा शांत। हम हाथों पे हाथ रखे नहीं बैठे, पर बिना प्लानिंग के हम ऐसी की तैसी तुम्हारी प्लानिंग की। डोगा सिर्फ एक ही प्लान पर चलता है, मारो या मरो। यह तो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। यह फिर मुझे शांति का पाठ पढ़ाए। ओह, ध्रुव हमसे कुछ कहना चाहता है। यह तुमसे तुम्हारा चाकू मांग रहा है। चाकू से तो सिर्फ खाल छीलता हूँ मैं, बाकी काम में बारूद से करता हूँ। यह हमसे मोर्स कोड में बात करना चाहता है। ध्रुव कह रहा है, मौजूदा परिस्थिति में डोगा का एकदम बिल्कुल सही है। कभी कभी अटैक ही सबसे अच्छा डिफेंस साबित होता है। ब्रह्मांड रक्षकों की एक टीम को फौरन ब्रह्मस्थल भेज दो। हो सकता है ब्रह्मगणों ने अपनी मदद के लिए किसी असुरी शक्ति को बुलावा भेजा हो। किर्गी और सामरी को भी उसके साथ भेजो। असुरी शक्तियां से लड़ने में उनकी शक्तियां और अनुभव काफी कारगर होंगे। और टन टन टन। तभी धनंजय, तुम यहाँ बड़े सही वक्त पर आए हो धनंजय। सच पूछो तो इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हुआ क्या है? चंडिका धनंजय को सब कुछ बताती चली गई। हे देव, मैं तो खुद यहाँ मदद मांगने आया था, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। कैसी मदद? इन सबके सामने इन्हें एकांत चाहिए। जाओ साथियों, बाहर चलो। अब बताओ धनंजय की मामला क्या है? स्वर्ण नगरी पर राक्षसों का कब्जा हो गया है। व्हाट? धनंजय ने स्वर्ण नगरी में घटी घटना का सारा वृतांत चंडिका को सुना दिया। कश्यप निवास के बाहर सतयुग। पिताश्री कालिक अगर सृष्टि के लिए इतने ही विनाशकारी साबित होने वाले हैं तो उन्हें रोकने का उपाय भी तो किए किए गए होंगे। पुत्र, इस सृष्टि में जो भी घटित होता है वह त्रिदेव की इच्छा से ही होता है। अतः उनको आने वाले हर खतरे का ज्ञान होता है और उसके रोकथाम के उपाय की भी जानकारी होती है। मैं उस उपाय को जानने के लिए अतिरु हूँ पिताश्री, आतुर हूँ पिताश्री। हम जानते हैं बस कि पाप और पापी को देखते ही उनका उनका दमन करने की इच्छा तुम्हारे अंदर बलवावित होने लगती है। संभवतः तुम्हारी यही प्रवृत्ति तुमको साधारण योद्धा से एक महान योद्धा बनाने के लिए और अग्रसर करेगी। परंतु विधि के कुछ विधान होते हैं जिनका पालन करना हम सबका कर्तव्य होता है, और इसी कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं बल्कि परम पिता ब्रह्मा के पास है। अतः तुम उनकी आराधना करो, वही तुमको मार्ग बताएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजय भव पुत्र, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना। एक महानायक का सर्वप्रथम धर्म यह है कि वह अपने निजी उद्देश्य से अधिक अपने कर्तव्य और धर्म को वरीयता दे। इस बात का क्या अर्थ है पिताश्री? इसका अर्थ तुमको जल्द ही समझ में आएगा पुत्र। फिलहाल तुम अपने उद्देश्य के लिए प्रस्थान करो। पिताश्री की बात में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य छिपा है जो शायद भविष्य में मेरी रक्षा और दिशा तय करे, परंतु अभी मेरी प्राथमिकता परमपिता ब्रह्मा से साक्षात्कार करना है, जिसके लिए मुझे साधनारत होना होगा। ओह, यह क्या? हमारे डकमंडर में लगे हीरे किसी महाविपत्ति का संकेत दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि साधना के लिए रुकें या विपत्ति का सामना करने को प्रस्थान करें। देवभूमि स्वर्ण नगरी आज असुरों की जय जयकार से गूंज रही थी। राक्षस राज विभत्सु की जय, तंत्र राक्षस चंडकाल की जय। हा हा, इस जय जयकार को सुनने के लिए हमारी जाति ना जाने कितने युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज राक्षस जाति का महान उद्देश्य पूरा हो गया। देवों को इस प्रकार हमारे कदमों में झुका देखने पर मन को कितना शांति मिल रहा है। तुमने जो चाहा वह हमने पूरा किया, अब तुमको भी अपना वादा पूरा कर देना चाहिए। वादे
कम काम कस्में वादे कस्में प्राण प्रण यह सब देवों की परंपरा है। कालिक महोदय, राक्षसों में तो बस एक ही परंपरा चलती है, अवसर का लाभ उठाना, जो कि हम उठा चुके हैं। अब हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए निकल जाओ। ओह, मुझे बहुत अफसोस होता अगर मुझे बहुत अफसोस होता अगर तुम हमसे इस प्रकार छल ना करते। तुम राक्षसों से हम कालिकों को बहुत ज्यादा अपेक्षा थी, परंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं तो देवों की सत्ता भी तुम्हारे साथ नहीं। अरे, आप तो बुरा मान गए। पूरी असुरी जाति आपकी सेवा में हाजिर है, बताइए क्या करना है। ध्यान से सुनो। सीक्रेट हाइट आउट हाई आउट के मुख्य कंट्रोल रूम में बैठे हीरोज अब भी असमंजस में थे कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। दोस्त ध्रुव और धनंजय की पर्सनल मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब धनंजय दादा वेदाचार्य के निर्देश पर फेसलेस अडिग, सामरी और किर्गी के साथ ब्रह्मस्थल के त्रिशंकु की सुरक्षा के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन ब्रह्मांड रक्षकों की टीम का कैप्टन होने के नाते मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा ब्रह्मस्थल हमसे छीन चुका है। ब्रह्मपिंड से मिलने वाली सुविधा भी अब हमारे काम नहीं आने वाली। आम इंसान भारी तादाद में कालिखों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और हमारे 5 प्रमुख सहयोगी नागराज, भेड़िया स्टील, शक्ति स्टील और ध्रुव अशक्त हैं, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, हम प्यारों की हमारी वाट लग चुकी है। यारों, हमारी वाट लग चुकी है। कैसे कैप्टन हो यार तुम? जब तुम्हें तुम्हारी टीम को प्रेरित करने की जरूरत है तो तुम उनका मोरल डाउन कर रहे हो। इसे मोरल डाउन करना नहीं बल्कि रियलिटी दिखाना होता है चंडिका, और रियलिटी यह है कि हमने अपने दुश्मनों को आंकने में भूल की, इसीलिए मुंह की खाई, और अब मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। इतनी भूमिका बांधने की जगह सीधे सीधे बोलो कि कहना क्या चाहते हो। सीधी बात है डोगा कि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन वाकई में कौन है। उनकी शक्तियां, उनकी कमजोरियां हमें कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए हम लगातार पीट रहे हैं और वह पीट रहे हैं। कालिखों के बारे में मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ। उन्होंने देवीय गुण के वाहक ब्रह्मगण का हृदय दूषित किया और फिर ब्रह्मगण की मदद से दीति का गर्भ दूषित किया, जिसके कारण दैत्य तामसी गुणों के वाहक बन गए। इससे पहले कि कालिक कुछ और गड़बड़ करते, तेरी देव ने उनको ब्रह्मगण सहित आयाम कैद में डाल दिया, जहां से उन्हें तुम्हारी और तुम्हारे खास विज्ञान मित्रों की वजह से आजादी मिली। पुराने जख्मों को ना खुले दे तो अच्छा होगा देवी जी। ओके ओके, कम टू दी पॉइंट। अब क्या करना है? टन 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 टन। मतलब बता इस टन का। ध्रुव कह रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसकी जड़ में जाना होगा और उसे खत्म करना होगा। यह ध्रुव तो पिटने के बाद आज बिल्कुल मेरे मूड की बातें कर रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम को जड़ से मिटाओ, पर यह जड़ क्या है? समस्या की असली जड़ सतयुग की वह घटना है जिसमें कालिक ने ब्रह्मगण का हृदय दूषित किया था। जड़ तो समझ में आ गई, पर जरा यह समझाओ कि उस जड़ तक हम पहुंचे कैसे। मैं काल यात्रा कर सकती हूँ, पर कालिकों के वार ने मेरी शक्तियां छीन कर दी है। मुझे शक्ति अर्जित करने में थोड़ा समय लगेगा। अब तो वह कमबख्त का मारा युगम भी नहीं है जिसकी मदद से हम पिछले युग में गए थे। अगर समस्या का हल सतयुग में जाकर होना है तो तुम सबको सतयुग में जाना ही होगा। रास्ते मैं बताऊंगा। वेदाचार्य के पास उनकी समस्या का हल तो था, पर उसके लिए लगने वाला था ब्रह्मस्थल की रक्षकों को पहुंचने उन वीरों को सफलता पर निर्भर था। ओह, तो यह है वह ब्रह्मस्थल जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। देखने से प्रतीत होता है काफी भव्य रहा होगा, पर फिलहाल तो यह गिरगन गिरगन शीर्ण पड़ा है, और उसकी एकमात्र उपलब्धि यह है कि यह उन दुष्ट कालिकों का बंधक ग्रह बना हुआ है जिन पर हमें पहरा देना है। मैं अपने त्रिशूल से इसको चारों तरफ अग्नि घेरा बना देता हूँ। इस अग्नि घेरे का जो भी पाप शक्ति पार करने का प्रयत्न करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। मैं इस अग्नि घेरे के ऊपर एक योगी कवच चढ़ा देता हूँ। जब तक मेरी योगी कवच भंग नहीं होती तब तक इस कवच को कोई भेद नहीं पाएगा। फिर तो यह समझिए कि जिंगालू के रहते कोई भी आपकी योग का साधना भंग नहीं कर पाएगा, और अगर शत्रु फिर भी नियंत्रण में ना आया तो उसे नरक पहुंचाने के लिए मेरे पास यह अक्षय धनुष है, जिसके वार से दैत्य में भी खलबली मच जाया करती है। फेसलेस
तिलिस्म का खिलाड़ी है। मैं अपने पत्ते समय आने पर ही खोलूंगा। तुम कुछ नहीं बोलोगे दानव? मैं खुद बोलना पसंद नहीं करता देव, बल्कि मेरा बाहुबल बोलता है। तो फिर आओ दानव, सर्वप्रथम तुम्हारे बाहुबल की ही परीक्षा हो जाए। फिर तय होगा कि तुम्हारा बाहुबल ज्यादा प्रबल है या हमारा सैन्य बल। एक बड़े युद्ध का शंखनाद हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ सीक्रेट हाइड आउट में एक महायुद्ध की भूमिका बन रही थी। हिमालय के जंगलों में एक गुप्त क्षेत्र है जिसे कालांतर कहा जाता है। कलयुग के आरंभ तक इसका अस्तित्व था, परंतु अब इसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूंकि कालिक ब्रह्मा जी की ही छाया का अंश थे, इसीलिए वे ब्रह्मा जी द्वारा रचित किसी भी तिलिस्मी में कैद नहीं होते, पर परम पिता ब्रह्मा के आदेश पर उनके कमंडल की सृजन शक्ति को अल्पास से सवय विश्वकर्मा ने उनका निर्माण किया था। जबकि कालिकों को इसका आभास हुआ तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को कुछ पलों के लिए भ्रमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप कालांतर के निर्माण में वास्तु दोष आ गया। इस कारण वह क्षेत्र समय से परे हो गया। वह क्षेत्र कभी दृष्टिगोचर होता है और कभी समय धारा में लोप हो जाता है। स्टोरी तो दिलचस्प है, पर इससे हमें क्या हासिल होने वाला है? वह क्षेत्र समय से परे है, इसीलिए हर समय या युग के लिए इसके द्वारा खुलते हैं। अगर तुम लोग कालांतर को ढूंढ निकालते हो तो सतयुग में जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो, मगर जो चीज समय धारा में लोप हो जाती है उसे कैसे ढूंढा जा सकता है? मुश्किल तो है, पर और कोई रास्ता नहीं। कुल यानी हमें हिमालय के जंगलों की तरफ तरफ पर क्या करते हैं? प्रस्थान प्रस्थान करना चाहिए। आओ साथियों। कुल यानी हमें हिमालय के जंगलों की तरफ वह क्या क्या कहते हैं? प्रस्थान करना चाहिए। आओ साथियों। टन 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 टन। ध्रुव कहता है कि सबको एक साथ नहीं जाना चाहिए। कुछ चुनिंदा लोगों की टीम को भेजो, क्योंकि लड़ाई का रुख कभी भी बदल सकता है। उसके विचार से इस काम के लिए गगन विनाशदूत एंथनी जैकब को भेजा जाए। गगन और विनाशदूत के पास अल्ट्रा माइंड साइंस की पावर है, जो कालांतर को ढूंढने में मददगार साबित हो सकती है। और अगर विज्ञान उसे ढूंढने में नाकाम रहा तो एंथनी जैकब की मृत्यु से परे की शक्ति है उनको ढूंढने में मदद कर सकती है। इनके साथ लीजा वेगा और मेघ को सपोर्ट टीम के रूप में भेजें। युद्ध में हर पक्ष अपनी सेना को मजबूती प्रदान कर रहा था। अश्वलोक द्वापर युग। तिगर 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 हिन 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 हिन। मुझे बुलाने के पीछे कोई विशेष प्रयोजन? हाँ, विशेष भी है और विनाश सूचक भी। विनाश सूचक? हाँ, मेरे तीसरे नेत्र ने बहुत भयानक दृश्य देखा है। सत्य शक्ति पर एक महाविपत्ति मंडरा रही है, जिसका आरंभ सतयुग से हुआ है, परंतु उसका प्रभाव कलयुग तक दिखाई दे रहा है। क्या है वो संकट? एक तामसी शक्ति जो सतयुग से लेकर कलयुग तक के महानायकों का सर्वनाश चाहती है। उसको रोकने का कोई उपाय? उपाय तो है, पर उसके लिए हमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जिसके पास युग यात्रा करने की शक्ति हो। ऐसा कोई शख्स है तुम्हारी निगाह में? हाँ है, पर उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। फिर तो हमें प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। ब्रह्म स्थल पर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक उस महायुद्ध को जीतने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे थे। मेरे मार्ग से हट जा यक्ष सांभरी, अन्यथा तेरी ज्वाला के साथ तेरी जीवन ज्योति भी बुझा दूंगा। तुझे अंदाजा नहीं है कि तू राक्षस राज विभुत्सु को रोकने की चेष्टा कर रहा है। सामरी की ज्वाला तुम जैसे पापियों को राख करने के पश्चात ही बुझती है राक्षस, फिर चाहे वह एक मामूली राक्षस हो या राक्षस राज। एक बार फिर हम आमने सामने धनंजय। हाँ, क्योंकि देवों से पीटना और भागना तुम राक्षसों की आदत बन चुकी है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा देव, क्योंकि हमारे साथ ऐसी तामसी शक्ति है जिसका सामना तुम मुट्ठी भर ब्रह्मांड रक्षक हरगिज नहीं कर सकते। मुट्ठी भर ब्रह्मांड रक्षक? जिस विशाल फौज की तुम डींगे हाँक रहे हो, उसे अकेले एक ब्रह्मांड रक्षक ने ना सिर्फ रोका रखा है, बल्कि उनमें कोहराम भी मचा दिया है। वो देखो। हिमालय का शांत वन क्षेत्र आज महानायकों के शोर से गूंज रहा था।
लो भाई लोग, हम हिमालय के जंगल में तो पहुंच गए हैं। अब आगे का रास्ता कैसे ढूंढें? कहीं किसी खोह में कोई साधु सन्यासी भी तो नहीं जिस दिख रहा है जिससे हम रास्ता पूछ सकें? मैंने यह पूरा एरिया स्कैन कर लिया है, पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिख रहे हैं जिसमें यह कंफर्म हो पाए कि यह टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज है। मुझे तो लगता है बुढ़ा सठिया गया है, इसीलिए आंखों ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, अब दिमाग भी फिर गया है, वरना इस जंगल की खाक छानने वेदाचार्य का नाम जरा इज्जत से लो मूर्ख। ओ जिंदा लोग की इंसल्ट एक एक प्रेत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे मुझे उसकी बात से नहीं, उसके लहजे से परेशानी है। बड़ों के बारे में जब भी बात करो अदब से करनी चाहिए। चिल जेकब, गगन के कहने का मतलब यह था कि हो सकता है वेदाचार्य गलत हो, यह कोई टाइम पोर्टल हो ही ना। समझ गया प्रेत जी, आप मुझसे पहले मेरे मरे हैं, यानी आप मुझसे बड़े हुए। सबसे पहले आपको ही अदब से संबोधित करना शुरू करता हूँ। टाइम पोर्टल यही है, मैं यहाँ समय में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकता हूँ, पर अगर ऐसा कुछ है तो वह मेरे अल्ट्रा वायलेट विजन को क्यों नहीं दिख रहा है? समय के बदलाव को वही महसूस कर सकता है जो समय से परे हो, जैसे कि मैं और मेरी शक्तियाँ। अगर तुम समय के बदलाव को महसूस कर सकते हो तो टाइम पोर्टल को ढूंढ भी सकते हो। हाँ, ढूंढ सकता हूँ। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का दूसरा भाग समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके तीसरे भाग में। यह कॉमिक्स थोड़ी लंबी है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके तीसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।